हेलो फ्रेंड्स, बीएड सेकेंड ईयर में आपका फोर्थ पेपर है शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसमें आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट गाइडेंस यानी कि निर्देशन। और इसमें हम देखेंगे निर्देशन का अर्थ, प्रकृति, निर्देशन के सिद्धांत, इसके बाद उद्देश्य, क्षेत्र और कार्य। इसके बाद देखेंगे भारत में निर्देशन आंदोलन का विकास, और लास्ट में निर्देशन के प्रकार, जिसमें शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन और व्यक्तिगत निर्देशन। तो सबसे पहले तो बात करते हैं निर्देशन का अर्थ, मीनिंग ऑफ गाइडेंस। निर्देशन का क्या अर्थ होता है? तो हम कहते हैं निर्देशन शब्द अंग्रेजी शब्द गाइडेंस का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है निर्देश देना या पथ प्रदर्शन करना या सलाह देना। ठीक है, इस प्रकार जब भी हम कहते हैं किसी को हम गाइड कर रहे हैं, यानी कि उसको हम सलाह दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। इस प्रकार निर्देशन एक प्रकार की व्यक्तिगत सहायता है जो अनुभवी व्यक्ति द्वारा अनुभवहीन व्यक्ति को दी जाती है। जो निर्देशन देता है वो कैसा होता है? अनुभवी व्यक्ति होता है, और जिसको निर्देशन दिया जाता है वो अनुभवहीन व्यक्ति होता है, उसको कोई अनुभव नहीं होता है। क्रो एंड क्रो ने कहा है निर्देशन के संदर्भ में, निर्देशन व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित पुरुषों या स्त्रियों द्वारा किसी व्यक्ति को अपने जीवन से संबंधित निर्णयों को लेने तथा दायित्व को संभालने से संबंधित उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता है। निर्देशन है क्या? एक प्रकार की सहायता ही तो है जो प्रशिक्षित पुरुष या स्त्री देते हैं, जिससे कोई व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित निर्णय आसानी से ले सकता है। अब इसके बाद आती है निर्देशन की प्रकृति, नेचर ऑफ गाइडेंस। निर्देशन की प्रकृति निम्न प्रकार है। ठीक है, पहला क्या है? निर्देशन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर गति से चलने वाली प्रक्रिया, जीवन पर्यंत निर्देशन चलता रहता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, हमें पता है कि शिक्षा निरंतर गति से चलने वाली प्रक्रिया, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और व्यक्ति जब जीवन पर्यंत यानी कि पूरे जीवन सीखता रहता है, ठीक है, जब भी हम कुछ भी सीखेंगे तो समस्या जरूर आएगी, और समस्या के समाधान के लिए हमें सलाह की जरूरत होती है, और सलाह लेना ही निर्देशन है। यानी कि निर्देशन निरंतर गति से चलने वाली, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा है निर्देशन मनुष्य को भावी जीवन के लिए तैयार करता है। ठीक है, भावी जीवन के लिए तैयार करता है। हमारे जीवन में जो समस्याएं आएंगी, जो हमारा भविष्य का जीवन है, उससे हमें कैसे फेस करना है, ठीक है, इसके लिए हमें निर्देशन तैयार करता है। नेक्स्ट है निर्देशन समायोजन है। समायोजन का मतलब क्या होता है? अपने वातावरण के अनुसार या तो आप ढल जाओ या वातावरण को अपने अनुसार ढाल लो। तो जब भी हम किसी को सलाह देते हैं, यानी कि शैक्षिक निर्देशन ही दे रहे हैं कि आपको कौन सा विद्यालय चूज करना है, यानी कि आपको उस विद्यालय की परिस्थितियों के अनुसार ढाला कैसे जाए। ठीक है, तो निर्देशन समायोजन है। जब भी हम किसी को निर्देशन देते हैं, जो निर्देशन लेता है वो अच्छी तरह से किसी भी इन्वायरमेंट में समायोजन कर लेता है। नेक्स्ट है निर्देशन आवश्यकताओं एवं समस्याओं पर केंद्रित होता है। निर्देशन का कार्य क्या है? किसी भी व्यक्ति की समस्याओं को कैसे वो सॉल्व आसानी से कर पाए, यानी कि निर्देशन किस पर केंद्रित होता है? समस्याओं पर केंद्रित होता है, आवश्यकताओं पर केंद्रित होता है। निर्देशन व्यक्ति की रुचि, क्षमता और योग्यता को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। ठीक है, जब भी हम किसी का निर्देशन कर रहे हैं तो हमें देखना चाहिए उसका इंटरेस्ट है भी या नहीं। जैसे हम किसी से कह रहे हैं कि आप मैथ्स ले लो, ठीक है, 11th में, लेकिन हमें पता है उसकी रुचि नहीं है, तो हमें उस क्षेत्र में उसको गाइड नहीं करना चाहिए। क्षमता भी उसकी देखनी चाहिए कि बेटा हो पाएगा तुमसे या नहीं। जब अगर मैथ्स कमजोर है तो हमसे कहेंगे बेटा तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है, तो आप मैथ्स ना लो। यानी कि क्षमता को भी ध्यान में रखना चाहिए, योग्यता को भी ध्यान में रखना चाहिए। निर्देशन व्यक्ति की रुचि, क्षमता और योग्यता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। निर्देशन का अंतिम उद्देश्य व्यक्ति का आत्मनिर्देशन होना चाहिए। निर्देशन का जो अंतिम उद्देश्य है, आत्मनिर्देशन से मतलब क्या है कि जिसको हम निर्देशन दे रहे हैं उसमें उस क्षमता का विकास कर दे कि वो उसको निर्देशन की जरूरत ही ना पड़े। हालांकि निर्देशन तो जीवन पर्यंत जरूरत पड़ती है, लेकिन उस समस्या में ना पड़े, क्योंकि समस्याएं डिफरेंट डिफरेंट आती रहती हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स। तो निर्देशन तो जीवन पर्यंत हर किसी को जरूरत पड़ती है, लेकिन निर्देशन का अंतिम उद्देश्य व्यक्ति का आत्मनिर्देशन होना चाहिए। उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए जिसको हम निर्देशन दे रहे हैं कि वो भी निर्देशन देने लायक बन जाए। ठीक है, अपने आप में वो निर्देशित, उसमें उस क्षमता का विकास किया जाना चाहिए जिससे वो अपने आप में निर्देशित हो पाए। निर्देशन सामान्य और विशिष्ट दोनों तरह का होता है। सामान्य निर्देशन से क्या मतलब है कि अगर हमारे माता पिता, ठीक है, या दादा दादी हमको निर्देशित कर रहे हैं कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो, तो वो तो सामान्य है। लेकिन विशिष्ट निर्देशन का मतलब क्या है कि अगर हम किसी मनोचिकित्सक के पास जाएं या शिक्षाविद के पास जाएं, वो हमें निर्देशित करे, गाइड करे, ठीक है,
जो हमारी मेंटल प्रॉब्लम है, अगर मनोचिकित्सक के पास हम उनसे सलाह लेते हैं तो वो कैसा होगा, विशिष्ट निर्देशन होगा। विशिष्ट का मतलब है कोई भी विद्वान अगर हमको निर्देशन दे, कोई स्पेशल निर्देशन दे। अब इसके बाद आते हैं निर्देशन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। तो निर्देशन प्रक्रिया के प्रमुख सिद्धांत निम्न है। सबसे पहला सिद्धांत क्या है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। ठीक है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। मतलब निर्देशन देते समय हमारा फोकस किस पर होना चाहिए, सर्वांगीण विकास पर होना चाहिए। ठीक है, हर एस्पेक्ट में वो भावी जीवन के साथ कैसे लड़ सके, ठीक है, जो उसका भविष्य का जीवन है। तो निर्देशन का सिद्धांत जो सर्वांगीण विकास का सिद्धांत है वो हमें यही बताता है कि निर्देशन सभी क्षेत्रों में व्यक्ति को तैयार करने के लिए दिया जाए। नेक्स्ट है सतत निर्देशन का सिद्धांत। ये हमें बताता है कि निर्देशन एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन हमेशा चलता रहता है, हर क्षेत्र में निर्देशन की जरूरत होती है। तीसरा है आत्मनिर्देशन का सिद्धांत। आत्मनिर्देशन का सिद्धांत ये कहता है कि निर्देशन जब भी हम किसी को दे रहे हैं, फोकस इस पर होना चाहिए कि वो आत्मनिर्देशन करने की उसमें क्षमता जागृत हो जाए। ठीक है, आत्मनिर्देशन अभी हम बात कर ही चुके हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। ये बताता है कि हर व्यक्ति में, हर छात्र में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, सबकी अलग अलग रुचियां होती हैं, क्षमता अलग अलग होती है, योग्यता अलग होती है। तो निर्देशन देते समय व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर निर्देशन दिया जाना चाहिए। ठीक है, जिसको हम निर्देशन दे रहे हैं उसमें रुचि है भी या नहीं भी। नेक्स्ट है लचीलेपन का सिद्धांत। निर्देशन देने वाले का स्वभाव कैसा होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, तो निर्देशन में लचीलापन अपनाया जाए। इसके बाद निर्देशन के उद्देश्य, एम्स ऑफ गाइडेंस। निर्देशन के प्रमुख उद्देश्य निम्न है। सबसे पहला उद्देश्य क्या है, छात्र या व्यक्ति को उसकी अंतर्निहित शक्तियों, योग्यताओं एवं क्षमताओं से परिचित कराना। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने बताया कि हर व्यक्ति में अंतर्निहित शक्तियां पाई जाती हैं, लेकिन अब हम निर्देशन के माध्यम से, शिक्षा का भी यही कार्य होता है कि अंतर्निहित शक्तियों के बारे में जागरूक करना। तो निर्देशन का कार्य यही है कि अंतर्निहित शक्तियों, योग्यताओं एवं क्षमताओं से व्यक्ति को परिचित कराना। हम केवल गाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसको बता रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आप ऐसा कर सकते हो, आप में क्षमता है, योग्यता है। ठीक है, या आप में क्षमता नहीं है, ये भी हो सकता है कि क्षमताओं से हम परिचित करा रहे हैं कि आप में क्षमता नहीं है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यही होता है एक गाइडर का कार्य। दूसरा है छात्र को अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करना। सामंजस्य यानी कि वातावरण के साथ समायोजन करने का उद्देश्य भी होता है। नेक्स्ट है व्यक्ति को किसी क्षेत्र में उचित चुनाव से संबंधित सुझाव। उचित चुनाव यानी कि आपको क्या चुनना चाहिए। ठीक है, उचित चुनाव, जैसे कि हम किसी से कह रहे हैं कि आपको पीसीएम नहीं पीसीबी लेना चाहिए। ठीक है, उसको गाइड कर रहे हैं कि आपको पीसीबी लेना नहीं चाहिए क्योंकि आपकी मैथ्स वीक है। तो व्यक्ति को उचित चुनाव से संबंधित सुझाव दे रहे हैं। नेक्स्ट है छात्र या व्यक्ति को आत्मनिर्देशन की क्षमता का विकास करना। वही बात है, उसमें उस क्षमता का विकास कर दिया जाए कि वो अपने आप में निर्देशित होने लगे। इसके बाद निर्देशन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ गाइडेंस, यानी कि निर्देशन का क्षेत्र कितना व्यापक है, किस किस क्षेत्र में निर्देशन दिया जा सकता है। तो हमें पता है भूमिका आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आप लिख सकते हैं कि हमें पता है निर्देशन जीवन पर्यंत निरंतर से चलने वाली प्रक्रिया है, या ऐसे लिख सकते हैं कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है। जब भी कुछ व्यक्ति कुछ भी सीखता है तो समस्याएं आती हैं, और जब समस्याएं आती हैं तो हमें निर्देशन की ज़रूरत होती है। इस तरह से आप भूमिका बना सकते हैं, क्योंकि ये पेपर आपका थ्योरेटिकल है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें आपका मैटर करेगा कि आपकी स्पीड कितनी है, आपकी राइटिंग कितनी है, आपको लिखने का आइडिया कितना है। तो हमें पता है कि निर्देशन जीवन पर्यंत निरंतर से चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए निर्देशन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है जिसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। निर्देशन के प्रमुख क्षेत्र निम्न है। ठीक है, जीवन पर्यंत निर्देशन चलता है, इसलिए निर्देशन के क्षेत्र को हम सीमाओं में नहीं बांध सकते। जैसे कि शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, स्वास्थ्य निर्देशन और मनोरंजन निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन से क्या मतलब है, सिंपल समझ लीजिए कि शिक्षा से संबंधित निर्देशन। व्यावसायिक निर्देशन, व्यवसाय से संबंधित निर्देशन, आपको किस तरह से व्यवसाय में जल्दी से जल्दी सफलता हासिल कर सकती है, ऐसा हमें कोई गाइड करता है तो वो क्या है, व्यावसायिक निर्देशन। तीसरा है व्यक्तिगत निर्देशन। हर व्यक्ति, हर छात्र की व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, उनको दूर करने के लिए जो सलाह दी जाती है, जो निर्देश दिए जाते हैं, वो कहलाते हैं व्यक्तिगत निर्देशन, व्यक्तिगत समस्याओं से संबंधित निर्देशन। नेक्स्ट है स्वास्थ्य निर्देशन, हेल्थ टिप्स जो दी जाती हैं, किस तरह से आपको स्वस्थ रखना है, योगा करना है, व्यायाम करना है, ये सब आता है स्वास्थ्य निर्देशन में, जो आपको स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन देता है। इसके बाद है मनोरंजन निर्देशन, मनोरंजन से संबंधित निर्देशन, यानी कि अगर आपका खाली टाइम है, आपको बैठ के बोर नहीं होना है, उसमें आपको उस
समय को किस तरह से यूटिलाइज करना है, यानी कि उसमें आप मनोरंजन कर सकते हैं। ऐसा जो आपको गाइड करे, ऐसा निर्देशन क्या कहलाता है? मनोरंजन निर्देशन। नेक्स्ट है निर्देशन के कार्य, फंक्शंस ऑफ गाइडेंस। तो निर्देशन के प्रमुख कार्य निम्न है। सबसे पहला कार्य क्या है कि निर्देशन का कार्य है छात्र के विद्यालयी जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाए। विद्यालय में अगर विद्यालय संबंधी निर्देशन है, शैक्षिक निर्देशन है, तो विद्यालय जीवन में जो भी छात्र की समस्याएं आए उसको सुलझाना। विद्यालय के बाद छात्र के जीवन से संबंधित समस्याओं का निवारण करना। नेक्स्ट है विद्यालय के द्वारा छात्र को व्यावसायिक सूचना, नौकरी दिलाना, विद्यालय त्यागना आदि कार्य किया जाए। यानी कि जब हम इतना ज़्यादा जागरूक नहीं होते हैं, कोई हमें गाइड करने वाला सही नहीं होता है, तो हम कहते हैं अरे वो तो नोटिफिकेशन यार निकल गया, मैंने फॉर्म ही नहीं डाल पाया। तो नौकरी दिलाना या व्यावसायिक सूचना, कोई नोटिफिकेशन आए, हमको कोई गाइड करके बताए तो अच्छा, हम जल्दी सफल हो जाते हैं। ठीक है। विद्यालय त्यागना, कौन सा विद्यालय हमें चूज करना है, किसमें एडमिशन लेना है, किसे त्यागना है, ये सब निर्देशन का कार्य है। निर्देशन के द्वारा छात्र या व्यक्ति को स्वास्थ्य, मनोरंजन, व्यक्तिगत समस्याओं से संबंधित सुझाव दिए जाते हैं। ठीक है। सब वही कंटेंट है, घुमा फिरा के आपको कैसे लिखना है ये समझना है। ठीक है। अब इसके बाद आता है भारत में निर्देशन आंदोलन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ गाइडेंस मूवमेंट्स इन इंडिया। भारत में निर्देशन किस तरह से आया, किस तरह से उपजा? भारत में निर्देशन आंदोलन लगभग 1930 के आसपास प्रारंभ हुआ और भारत को निर्देशन से परिचित कराने का श्रेय श्री सोहन लाल तथा केजी सैदेन को जाता है। स्वतंत्रता के बाद निर्देशन में विकास के लिए दो स्तरों पर उपाय किए गए, दो स्तरों पर निर्देशन के लिए उपाय किए गए, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, यानी कि नेशनल लेवल और स्टेट लेवल। अब सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या उपाय किए गए। राष्ट्रीय स्तर पर निर्देशन के लिए किए गए उपाय। राष्ट्रीय स्तर पर निर्देशन के लिए किए गए प्रमुख उपाय निम्न है। सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, उसने निर्देशन के संबंध में सुझाव दिए 1952-53 में। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अच्छी शिक्षा का रहस्य छात्र को ये अनुभव करने के सुयोग्य बनाना है कि उसकी प्रतिभाएं एवं अभिवृत्तियां क्या हैं और किस ढंग से और किस सीमा तक वह उनका भली प्रकार विकास कर सकता है, जिससे वह उचित सामाजिक सामंजस्य स्थापित या प्राप्त कर सके, सामाजिक स्थापित प्राप्त कर सके और उचित प्रकार का रोजगार हो सके अपने, यानी कि वातावरण में किस तरह से समायोजन कर सके, किस तरह से रोजगार पा सके, ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है। यानी कि अब दूसरा आता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, शॉर्ट में बोले तो एनसीईआरटी का गठन। सन 1961 में भारत सरकार ने एनसीईआरटी की स्थापना की, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन पहले थी। ठीक है। सबसे पहले तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था, लेकिन प्रेजेंट में भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय है। ठीक है। तो एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इस संस्था के निर्देशन संबंधित प्रमुख सुझाव निम्न है। शैक्षिक निर्देशन पत्रिका का प्रकाशन किया जाए, शैक्षिक कर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और प्रकाशन के बाद निर्देशन पत्रिका को विद्यालय में वितरित किया जाए। अब इसके बाद सेकंड है राज्य स्तर पर निर्देशन के विकास के लिए किए गए सुझाव, वो तो हमने देखे थे राष्ट्रीय स्तर पर। तो राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का गठन राज्य स्तर पर निर्देशन के लिए किया गया। राज्य स्तर पर ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया जाए जो कि निर्देशन प्रशिक्षण के लिए शिविरों का आयोजन करें। ठीक है। अब लास्ट में निर्देशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ गाइडेंस, इंपॉर्टेंट है निर्देशन के प्रकार। आज के युग में मानव जीवन जो हमारे 3 सिलेबस में है, अगर आप CS GMU से बीएड कर रहे हैं तो जिसमें शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, टाइप्स ऑफ गाइडेंस। आज के युग में मानव जीवन इतना जटिल हो गया है इसलिए अच्छा सामाजिक जीवन के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। निर्देशन के प्रमुख प्रकार निम्न है। ठीक है। ये तो भूमिका बनाई, आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं। शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन। सबसे पहले बात करते हैं शैक्षिक निर्देशन की। एजुकेशनल गाइडेंस मतलब क्या है, सिंपल समझो, शिक्षा से संबंधित निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन का अर्थ है शिक्षा से संबंधित निर्देशन, अर्थात छात्रों को अध्ययन के लिए उचित पाठ्यक्रमों का चयन और अन्य शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के लिए दिया जाने वाला निर्देशन। कौन से आप पाठ्य विषय चूज करें, ठीक है, कौन से आप स्कूल चूज करें। तो शैक्षिक निर्देशन के संदर्भ में आर्थर जे जोन्स ने लिखा है, शैक्षिक निर्देशन विद्यालयों, पाठ्यक्रमों, पाठ्य विषयों और विद्यालयों से संबंधित
उनके चुनाव एवं समस्याओं में छात्रों के लिए प्रदत्त सहायता से संबंधित होता है। जो गाइडर होता है वो आपको बताता है कौन सा विद्यालय चूज करना है, कौन सा पाठ्यक्रम आपको लेना है, कौन से विषय चूज करने हैं, ठीक है, इन सब से संबंधित होता है। सेकंड है व्यावसायिक निर्देशन, वोकेशनल गाइडेंस। आज की शिक्षा का अंतिम उद्देश्य, भूमिका आप कैसे लिखते हैं कि आज की शिक्षा का अंतिम उद्देश्य व्यवसाय पाना ही बचा है, और व्यावसायिक निर्देशन में छात्र को यह बताया जाता है कि वह किस पाठ्य विषय से शिक्षा ले जिससे वह जल्द से जल्द व्यवसाय पाकर अच्छा सामाजिक जीवन जी सके। व्यावसायिक निर्देशन का सिंपल मतलब समझिए कि ऐसा निर्देशन जो व्यवसाय से संबंधित हो, ठीक है। तो क्रो एंड क्रो ने के अनुसार व्यावसायिक निर्देशन सामान्यतः व्यवसाय को चुनने में और उन्हें उचित व्यावसायिक उन्नति के लिए दी जाने वाली सहायता है। थर्ड है व्यक्तिगत निर्देशन, पर्सनल गाइडेंस। मानव जीवन समस्याओं से भरा है। कैसे हम बात करते हैं, व्यक्तिगत निर्देशन में कहते हैं कि मानव जीवन समस्याओं से भरा है, जिसमें से बहुत सारी समस्याएं व्यक्तिगत होती हैं। किसी छात्र या व्यक्ति को व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए दिया जाने वाला निर्देशन ही व्यक्तिगत निर्देशन है। हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कैसे सॉल्व करे, ठीक है, इसके लिए जो निर्देशन दिया जाता है, जो गाइडेंस दी जाती है, वो कैसी है, पर्सनल गाइडेंस। क्रो एंड क्रो ने कहा है व्यक्तिगत निर्देशन जीवन के सभी क्षेत्रों में अभिवृद्धि और व्यवहार के विकास के लिए दी जाने वाली सहायता है, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट फर्स्ट यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त होती है। अगर आप इन रिटन नोट्स का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा फोर्थ पेपर पर जितने भी वीडियो बनेंगी उन सब की आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और उस प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहीं से आप फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर के भी जो प्लेलिस्ट हैं उनके लिंक भी देख सकते हैं। तो ये आपकी यूनिट फर्स्ट के बाद मिलते हैं सेकेंड यूनिट में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।